प्लीज देखिएगा। एक होता है घंटी, किसकी? सब्सक्राइब की। तुरंत कर दीजिए, महाकाल की कसम है आपकी। हेलो दोस्तों, मैं आयुष पांडे आप सभी का सिविल पांडे के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स बहुत पास है और तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। मेरे से बच्चों से बात होती रहती है, उन्होंने मेरे को अक्सर बताया कि एमपी हिस्ट्री से बहुत सारे डाउट रहते हैं और एमपी हिस्ट्री का बहुत अच्छे डेटाज इंग्लिश मीडियम में प्रेजेंट नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ एमसीक्यूज के थ्रू आपको पूरा मध्य प्रदेश रिवाइज करा सकूं। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी के एमसीक्यू क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, यहां पे यदि हम जो बात करने वाले हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूं, ठीक है, लेकिन हम लोग पिछले कुछ ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को या कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉपर रिवीजन तो हो जाए और आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम के टाइम में बनने लग जाए। ठीक है, तो ये पूरी कोशिश रहेगी इस सीरीज की। हमारे और टीचर्स भी अपनी एफएलटीज, एमसीक्यू और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस आप सबके लिए ला रहे हैं। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस पूरे जर्नी को और हमारा साथ दीजिए। मध्य प्रदेश के कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं जो एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उनके जो पेरिफेरल चीजें हैं वो भी साथ साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। पहली चीज, जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर आए पेंसिल से इसको गोला मार देना भाई। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, यहां ढूंढेंगे करेक्ट करेक्ट और जो एक ऑड वन आउट होगा, एक ऑड वन आउट होगा, उसको समझ लेंगे कि इनकरेक्ट ही करेक्ट है। इसको अंडरलाइन करने के बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग जनपद ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनपद और मध्य प्रदेश में महाजनपद। समझिएगा मेरी बात को। जब ऋग्वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में आपको जनपद मिलते हैं या स्मॉल सोसाइटीज मिलती हैं पीपल्स की, तो वहां पे जनपद क्रिएट हुए। बहुत सारे जनपद एक दूसरे में या तो मर्ज हो जाते हैं या तो बिखर जाते हैं और 6th सेंचुरी बीसीई में आपको एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलता है, अंगुत्तरा निकाय। उसमें पता चलता है कि आपके पास कुछ महाजनपद थे। 16 महाजनपद के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। ये 16 महाजनपद में कितने महाजनपद एमपी में थे और पूरे इंडिया में थे, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको दोनों तरीके समझाने की कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश में 2 ऐसे महाजनपद थे जिनके कैपिटल भी आते हैं और 3 ऐसे महाजनपद हैं, मतलब एक और ऐड कर सकता हूं मैं, जिसकी एरिया मध्य प्रदेश में आती थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में किताबों में लिखा रहता है कि 3 महाजनपद थे, 2 महाजनपद की कैपिटल्स थी, इसलिए बहुत सी किताबों में 2 महाजनपद भी लिखा रहता है। लेकिन एरिया वाइज देखें ना, जो तीसरा आपका वत्स था उसका कैपिटल तो इलाहाबाद में था, कौसंबी में था, लेकिन उसकी एरिया आपकी ग्वालियर एरिया को टच करती थी। तो छेदी महाजनपद आपके एमपी में था विथ इट्स कैपिटल बुंदेलखंड में सुक्तिमती। ठीक है, अवंती अपने कैपिटल के साथ, उज्जैनी के साथ आपके एमपी में था, लेकिन वत्स का भी एरिया जो कौसंबी इलाहाबाद में इसका कैपिटल था वो भी एमपी में आता है। तो एरिया वाइज 3 महाजनपद एमपी में थे और कैपिटल वाइज 2 कैपिटल महाजनपद एमपी में बिलोंग करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, वैदिक और ऋग्वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में आपको जनपद मिलेंगे और महाजनपद आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू 16 महाजनपद के बारे में बताया जाता है और एमपी में कितने थे ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है
इनमें से कौन से जनपद मध्य प्रदेश के इनकरेक्ट मैच बताइए। ठीक है, महाजनपद की बात नहीं की गई है, इसीलिए समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग जनपद ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है, और हम जस्ट गेस करते हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया वत्स ग्वालियर, आपने टिक कर दिया इसको छोटा सा। ठीक है, छेदी खजुराहो, ये भी आपने बोला ठीक है। ठीक है, फिर आपने देखा अवंती उज्जैन, ये भी सही है। ठीक है, फिर टुंडीकोर विदिशा, शायद से आपको नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट बताने हैं। ठीक है, तो एमपी के कौन कौन से महाजनपद हैं, ठीक है, और ये सही मैच है कि नहीं, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं, फिर इसके आंसर्स पे आते हैं। आपको ये एमपी का मैप दिख रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एमपी के मैप के ही थ्रू मैं आपको पूरे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा जहां जहां एमपी मैप्स बन सकते हैं। और आप हमारे सिविल पांडा के माइंड मैप्स वाले सेक्शन में जाके वेबसाइट में ये सब मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जनपद की बात करूं तो ग्वालियर एरिया में वत्स जनपद हुआ करता था एमपी में, छेदी जनपद खजुराहो एरिया में, टुंडीकर दमोह एरिया में, दासन या दसान विदिशा में, अवंती जिसके दो कैपिटल थे, एक आपका नॉर्थ अवंती का उज्जैनी था और साउथ अवंती का क्या था, माहिष्मती या महेश्वर था। ठीक है, तो अवंती नाम का एक आपको जनपद मिलेगा। ठीक है, जनपदों की बात हो रही है, आगे जाके महाजनपद बन जाएंगे। ठीक है, उज्जैनी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको अवंती का नाम अच्युत गाविनी भी मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अवंती के बहुत सारे नाम होंगे समय के साथ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अच्युत गामिनी जहां पे शब्द मिलता है वो अवंती के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। और निमाड़ को अनूप बोला जाता था। हम फिर से बात कर लेते हैं, ग्वालियर वत्स, छेदी खजुराहो, टुंडीकर दमोह, दासन विदिशा, अच्युत गामिनी या उज्जैनी अवंती और अनूप निमाड़, ये मध्य प्रदेश के जनपद हुआ करते थे। अब कहीं भी क्वेश्चन आए, न्यू नेम ओल्ड नेम, आपके सामने ये स्क्रीन पे मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको इसका आइडिया है तो और आगे बात कर लेते हैं। ये महाजनपद है, मैंने आपको बताया। ठीक है, जनपद के बाद जब महाजनपद आते हैं हिस्ट्री में, तो वत्स महाजनपद जिसका कैपिटल कौसंबी इलाहाबाद में था, ये पूरा एरिया वत्स के अंदर आता था। फिर छेदी महाजनपद जिसका कैपिटल सुक्तिमती था। ठीक है, और आपका अवंती उज्जैनी, ये आपके 3 महाजनपद थे। एरिया वाइज और कैपिटल वाइज 2 महाजनपद एमपी में आते थे। तो हमने जनपद देख लिए और महाजनपद देख लिए। ठीक है, तो अभी आंसर्स देखते हैं। टुंडीकर बेसिकली दमोह को बोला जाता था। फिर से देखिएगा, यहां पे सभी नाम सही हैं, लेकिन विदिशा को टुंडीकर नहीं बोला जाता था, विदिशा को दासन बोला जाता था, टुंडीकर दमोह था। ठीक है, ये दोनों मैप यदि आप समझ चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो इसका सही आंसर होगा विदिशा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो चारों ऑप्शन है, चारों मध्य प्रदेश के जनपद हैं। यदि क्वेश्चन आता इनमें से एमपी के जनपद कौन है, तो चारों ही जनपद हैं, लेकिन नाम में चोट कर दी भाई। वत्स ग्वालियर तक सही था, छेदी खजुराहो सही था, अवंती उज्जैन सही था, लेकिन टुंडीकर विदिशा नहीं, दमोह का है जनपद, तो वो है ही। यहां तक क्लैरिटी आ चुकी होगी, बहुत सारे फैक्ट जान चुके होंगे हम लोग। यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ को, मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने में मत लगिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, चलिए नई बात करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट सिटी, फिर अंडरलाइन कर लीजिए, गलत ना हो जाए, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट सिटी which do not belong to Chalcolithic periodic site near उज्जैन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी सिटी उज्जैन के पास चैल्कोलिथिक साइट नहीं। ठीक है, पहले हम बात कर लें चैल्कोलिथिक होता क्या है। एक स्मॉल रिवीजन यदि मैं आपका करवाऊं, चैल्कोलिथिक मतलब कैल्कोज प्लस लिथोज। कैल्कोज मतलब कॉपर और लिथोज मतलब स्टोन। तो इसको आप कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। जब हमारी सोसाइटी बन रही थी, जब हमारी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं,
तो इंसानों को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा टूल की जरूरत पड़ी है। आज की डेट में ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये आपके एप्पल के वॉच, ये सब सिलिकॉन एज से बिलोंग करते हैं। आपको एक टूल चाहिए सिलिकॉन से बने हुए, तभी ये सब कारगर है। उससे पहले आयरन एज आया, उससे बहुत पहले हम जब यूज करें तो ब्रॉन्ज एज आया, ठीक है, स्टोन एज आया। तो उसी दौरान की एक एज की बात चल रही है, चैल्कोलिथिक पीरियड, जब स्टोन्स और कॉपर का यूज करके ह्यूमन सिविलाइजेशन टूल्स का यूज करती थी। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चैल्कोलिथिक साइट है और उज्जैन के पास कौन कौन सी ऐसी चैल्कोलिथिक साइट है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, मध्य प्रदेश में चैल्को साइट मालवा के आसपास मिली है। मध्य प्रदेश में जितने भी कॉपर स्टोन एज की साइट्स हैं या कॉपर स्टोन टूल्स जो मिले हैं वो आपको मालवा एरिया में मिले हैं। इसीलिए चैल्कोलिथिक एज को एमपी में मालवा कल्चर भी बोला जाता है। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मालवा कल्चर, तो मालवा कल्चर मतलब चैल्कोलिथिक पीरियड की बात चल रही है, चैल्कोलिथिक साइट की बात चल रही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। तो एरन, यदि आपको पता होगा, सागर का है। यहीं पे सती के एविडेंस मिले थे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको भानुगुप्त के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो एरन सागर एक गुप्ता पीरियड की साइट है, ठीक है। उससे पहले भी एक साइट रही होगी। तंगवाला, नागदा उज्जैन में है, आपको एक आइडिया है। कायथा भी उज्जैन में है। तो मतलब उज्जैन की नागदा और कायथा, तो आपको समझ आ गया। मान लीजिए हम गेस करें, हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन दिमाग लगाते हैं। नागदा उज्जैन रट के रखे हैं, कायथा उज्जैन रट के रखे हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एरन सागर में हमको पता है, तंग वाला शायद से मेरे को नहीं याद आ रहा। तो भाई उज्जैन के पास दो तो हो गए, इनकरेक्ट पूछा है। एरन सागर तो उज्जैन में है ही नहीं। अब क्या पता ये चैल्कोलिथिक है कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन आप एक गुड गेस कर सकते हो क्योंकि एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का मारो, क्या पता वो 2-3 तुक्के आपका जीवन में आपको मेंस तक पहुंचा पाए, वरना प्रीलिम्स ही चल रहा है ना। तो थोड़ा आपको इंटेलिजेंट गेस करना पड़ेगा यदि आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको मालवा कल्चर या चैल्कोलिथिक साइट्स एमपी की पूरी बता देता हूं। तो ये मैप आपको मालवा कल्चर या चैल्कोलिथिक साइट्स एमपी की बता रहा है। और मालवा कल्चर क्या होता है मैं बता चुका हूं। एरन सागर एक चैल्कोलिथिक साइट एमपी की थी, वहां पे आपको कॉपर स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। खेदीनामा नर्मदापुरम जो होशंगाबाद है, ठीक है। डोंगरिया बालाघाट, आवरा मंदसौर, नावदा टोली जो खरगोन में है महेश्वर, आजाद नगर जो इंदौर में पाया गया है, यहां पे भी आपको कॉपर स्टोन्स मिले हैं। और उज्जैन का कायथा, नागदा, डंगवाला। यदि मैं पीछे जाऊं तो कायथा, नागदा, डंगवाला तीनों ही कहां के हैं, उज्जैन की चैल्कोलिथिक साइट है। इनकरेक्ट क्या हुआ, एरन का सागर। तो वैसे भी यदि आपको बेसिक आइडिया कि एरन सागर में है तो ये क्वेश्चन आप आंसर एक गेस से भी बना सकते थे। लेकिन चलिए, अब हमको नॉलेज क्रिएट हो चुकी है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। चैल्कोलिथिक साइट जो है एमपी की, एरन सागर, खेदीनामा, डोंगरिया बालाघाट, आजाद नगर इंदौर का। उज्जैन की 3 साइट कायथा, नागदा, डंगवाला और खरगोन महेश्वर की नावदा टोली, ये मालवा कल्चर है, चैल्कोलिथिक साइट ऑफ एमपी में बिलोंग करती हैं। मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा आपको। एरन सागर एक चैल्कोलिथिक साइट है जो हम बात कर चुके हैं, मालवा कल्चर में आती है। यहां पे आपको गुप्ता पीरियड का जो वैष्णवाइट थे या विष्णु भगवान की आराधना करते थे, वराह अवतार के आइडल मिलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। भानुगुप्त की एरन इंस्क्रिप्शन मिलती है और सती का पहला रिटन एविडेंस मिलता है। प्लीज याद रख लीजिएगा एरन सागर के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन। ये चैल्कोलिथिक साइट तो है ही मालवा कल्चर की। वराह अवतार के आइडल भी मिले हैं गुप्ता पीरियड के। भानुगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन जो गुप्ता पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको रिटन एविडेंस मिलता है सती प्रथा का, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, नावदा टोली जो महेश्वर में है, खरगोन में, ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा है। कभी पूछा जाए कि नावदा टोली साउथ बैंक में है कि नॉर्थ बैंक में है नर्मदा के, तो नॉर्थ बैंक ऑफ नर्मदा में नावदा टोली है।
ये कौन डिस्कवर किया था? HD संकलिया, रट लीजिए। हु डिस्कवर्ड द खरगोन्स महेश्वर नाबदा टोली? HD सांकलिया। अगली बात कर लेते हैं, VS वकांकर, ठीक है, विष्णु श्रीधर वकांकर, इन्होंने उज्जैन की तीनों साइट ढूंढी थी जो क्वेश्चन में पूछी गई है, जो चैल्कोलिथिक साइट है, कायथा, नागदा, डंगवाला, ठीक है। तो प्लीज इस स्लाइड को भी पॉज करके सभी नोटिंग्स कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए हमारे सिविल पांडा के टेलीग्राम से। एरन सागर के बारे में ये डिटेल, नाबदा टोली और VS वकांकर ने डिस्कवर किया था उज्जैन की 3 चैल्कोलिथिक साइट, कायथा, नागदा और डंगवाला, ठीक है। वहीं नाबदा टोली किसने किया था? HD संकलिया ने, ठीक है। तो हम आंसर पे बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर एरन है, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी आई होगी, बहुत चीजें रिवाइज हो गई होंगी, जिनको नहीं बनता उनको बन गया होगा। एक बार क्वेश्चन देखने के बाद कम से कम इतना तो कर लीजिए कि अगली बार आए तो आपको बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक के बारे में। किंग अशोक के रॉक एडिक्ट्स के बारे में बताइए। तो पहले तो मैं बात कर देता हूं मगध डायनेस्टी की। मगध डायनेस्टी में एक राजा थे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार और बिंदुसार बहुत अलग हैं। बिंदुसार अशोक के फादर हैं, ठीक है, और ये हरंका डायनेस्टी के राजा हैं बिंबिसार, ठीक है। तो मगध जो एक प्लेस है, जो आज की डेट में आप बिहार मान सकते हैं उसको, ठीक है। बिहार का जो ग्रीन एरिया है, गंगा के बेल्ट में आता है, वहां एक मगध साम्राज्य बना, ठीक है। उसमें बहुत सारे डायनेस्टीज आए, ठीक है। उसमें हरंका डायनेस्टी के बिंबिसार थे, फिर उसमें नंदा डायनेस्टी आई, ठीक है। नंदा डायनेस्टी में महापद्मनंद, धनानंद, ठीक है। उसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आए, उनके बेटे का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, ठीक है। उनके यहाँ पे बिंदु थी नीला कलर की, क्योंकि ऐसा कहानियों में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने जहर पी लिया था, उनकी माँ ने जहर पी लिया था और वो जहर उनके भी शरीर में चढ़ गया था, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने जहर देके मारने की कोशिश की। इससे बचने के लिए चाणक्य या कौटिल्य क्या करते थे, उनको थोड़ा थोड़ा जहर देते थे जिससे वो इम्यून हो जाए जहर से, ठीक है। तो गलती से उनकी वाइफ ने पी ली थी और उस समय वो गर्भवती थी और बिंदुसार उनके पेट में थे, इसलिए वो बिंदु याद रखिएगा, बिंबिसार अलग है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी मगध की स्टार्ट हुई होती है और बिंदुसार के बाद उनके बहुत सारे बच्चे आते हैं, जिसमें सबसे माइटी किंग बनते हैं किंग अशोक, ठीक है। किंग अशोक ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा है उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया। कुछ कहते हैं ये गलत है, कुछ कहते हैं सही है, लेकिन ठीक है, आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली किंग अशोक जाके मगध के किंग बनते हैं और उसके बाद वो कलिंग या उड़ीसा का वॉर लड़ते हैं। कलिंग और उड़ीसा का वॉर लड़ने के बाद राजा अशोक को रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या पाया, लोग मर चुके हैं, डिस्ट्रॉय इतनी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उन्होंने जीता क्या? एक पीस ऑफ लैंड ही। तो उन्होंने लड़ाई झगड़े को छोड़ के धम्म को या बुद्धिज्म को अपना लिया और उसके बाद अपने लोगों से, ठीक है, वो बात किया करते थे या मैसेज दिया करते थे। अशोक ने जब धम्म या बुद्धिज्म को अपनाया तो अपने लोगों से बात करते थे। जैसे आपके यदि प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे बात करना चाहें तो 8 बजे आएंगे और अनाउंस कर देंगे डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, 8 बजे आएंगे वो अनाउंस कर देंगे किसी और प्रकार का लॉकडाउन, ठीक है। तो वैसे ही किंग अशोक अपने लोगों से कैसे बात करते थे? थ्रू रॉक एडिक्ट। और इनमें से कौन कौन से रॉक एडिक्ट मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, उस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है, कि अशोकन एडिक्ट्स मध्य प्रदेश में कहां कहां है, इसको करेक्टली मैच कर दीजिए, ठीक है। पनगुररिया, कारोमारो, गुर्जरा, रूपनाथ। कटनी में कौन सा है, दतिया में कौन सा है, शहडोल में कौन सा है, सीहोर में कौन सा है। तो हम बात कर लेते हैं कि अशोक के रॉक एडिक्ट्स मध्य प्रदेश में कहां कहां हैं और उनके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं।
ये वो डायग्राम है जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि मगध के डायनेस्टी के राजा बिंदुसार थे, इनका बेटा अशोक अवंती उज्जैनी का गवर्नर हुआ करता था। जब बिंदुसार राजा थे मगध के, तो उन्होंने अपने बेटे को अवंती या उज्जैन में भेज दिया था और अशोक यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, ये जो अवंती महाजनपद है ना, नाग डायनेस्टी के शिशुनाग, नाग डायनेस्टी के शिशुनाग ने मालवा को जीत के मगध से मर्ज कर दिया था। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, नाग डायनेस्टी के शिशुनाग ने मालवा को जीता, अवंती को जीता और मगध डायनेस्टी में मिला दिया। ठीक है, इसीलिए जब मगध में राज हुआ मौर्य संपायर का, तो वहां पे एक राजा का आदमी जिसको गवर्नर कहते हैं उसको प्लेस किया गया, जो राजा अशोक थे। ठीक है, ये रेड कलर में जो आपको एक ट्रेड रूट दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, प्लीज याद रखिएगा। मगध को जोड़ने वाला अवंती से एक ट्रेड रूट था जहां पे विदिशा आता था। विदिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का पार्ट था एमपी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, विदिशा को बेस नगर बोला जाता है, भीलसा भी बोला जाता है और दासन, मैंने आपको बताया था जनपद के टाइम पे विदिशा को दासन कहा जाता है। ठीक है, तो बेस नगर नाम याद रखिएगा विदिशा का, भीलसा और दासन। ठीक है, यहीं पे उनकी जो वाइफ थी, अशोक की वाइफ थी देवी या श्रीदेवी। अशोक की जो वाइफ थी देवी या श्रीदेवी, जो कलिंग वॉर से पहले जो उनकी शादी हुई थी, जब वो उस समय बस गवर्नर ही थे, राजा नहीं बने थे, उनसे मुलाकात इनकी विदिशा में हुई थी। ऐसे कहा जाता है कि सुंग डायनेस्टी के एक बहुत बड़े वंशज के मर्चेंट की बेटी थी ये, मतलब विदिशा से बिलोंग करती थी, सुंग एम्पायर। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बहुत बड़े एक मर्चेंट थे, सुंग ही थे वो, उनकी बेटी का नाम देवी या श्रीदेवी था, जो जाके अशोक की वाइफ बनती है। ठीक है, इन्हीं के बच्चे हैं महेंद्र और संघमित्रा, जो श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, वाइफ ऑफ अशोक देवी उनके साथ मगध अशोक के साथ नहीं जाएंगी, वो यही अवंती और उज्जैन में रुक जाएंगी और बुद्धिज्म को उसमें बात करेंगी। ठीक है, तो विदिशा में अशोक की वाइफ देवी उनको मिली थी, जो मर्चेंट की डॉटर थी। ठीक है, और उनके बच्चों का नाम महेंद्र और संघमित्रा है। प्लीज याद रखिएगा ये डेटा को। चलिए हम लोग अब नए स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एक मगधन हिस्ट्री या अशोकन हिस्ट्री देखी। चलिए हम बात कर लेते हैं वो अशोकन रॉक एडिक्ट्स के बारे में। एमपी में जहां जहां रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं अशोक के, एक तो है रूपनाथ कटनी। ठीक है, कहीं कहीं जबलपुर भी लिखा रहता है, लेकिन प्लीज नोट कीजिएगा रूपनाथ कटनी में है। ठीक है, सारो मारो शहडोल में है, सारो मारो रॉक एडिक्ट शहडोल में है, लेकिन यदि बोले केव, सारो मारो केव, तो ये सीहोर में है। प्लीज याद रखिएगा, रूपनाथ जबलपुर नहीं कटनी में है, सारो मारो रॉक एडिक्ट शहडोल में है, लेकिन रॉक की बात ना करें, हम केव की बात करें, सारो मारो केव की, तो वो सीहोर में है। सीहोर में पनगुररिया रॉक एडिक्ट भी अशोक की मिलती है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुर्जरा रॉक एडिक्ट दतिया की। यहाँ पे आपको अशोक का नाम, ठीक है, एकदम क्लियरली देखने को मिलता है। यहाँ पे एक वर्ड दिखता है आपको, देव नाम पियदसी अशोक, देव नाम पियदसी अशोक। ठीक है, देव नाम मतलब जो भगवान को प्रिय हो, ठीक है, बिलवेड हो, ठीक है, जो लोगों को पसंद हो, अशोक। तो प्लीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में गुर्जरा दतिया में जो रॉक एडिक्ट मिली है, वहां पे अशोक का नाम पाया जाता है। बाकी जगह अशोक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन किसी न किसी वर्ड के थ्रू अशोक को रेफर किया गया है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तारो मारो रॉक एडिक्ट शहडोल में है, रूपनाथ कटनी में है, पानगुररिया सीहोर में है, और गुर्जरा ये दतिया में है। यदि आप कंफ्यूज होते हैं सारो मारो केव से, तो वो सीहोर में है, प्लीज याद रखिएगा। चलिए तो हम अपने आंसर्स की बात कर लेते हैं।
तो पनगुररिया यदि हमने देखा है तो पनगुररिया आपको सीहोर में मिला था। ए के साथ 4 दो ऑप्शन में है, इस तरह से हम एलिमिनेट करेंगे। देखिए एग्जाम में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी है। यदि आप श्योर है पनगुररिया के बारे में तो 2 ही ऑप्शन बचता है, बी अलग है इनका, सी भी अलग है और डी भी अलग है। तो एक और कोई आपको फैक्ट यदि याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो यदि आपको गुर्जरा याद है, गुर्जरा दतिया, ठीक है, तो C2 यहां दिया है और C2 यहां भी दिया है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं रूपनाथ। रूपनाथ कहां हमने देखा था, कटनी में, तो D1 ये रहा, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। पनगुररिया सीहोर में है, कारो मारो शहडोल में है, गुर्जरा दतिया में है और रूपनाथ कटनी में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मेजर रॉक एडिक्शन, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं एमपीपीएससी में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इन मध्य प्रदेश डिड वी फाइंड नर्मदा मैन, नर्मदा पुरुष कहाँ मिला है, और यहाँ पे मैमोथ के फॉसिल भी मिले हैं जिसको स्टेगोडॉन कहते हैं। मेरी बात फिर से समझिएगा, मध्य प्रदेश की वो कौन सी जगह है जहां पे आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन का एविडेंस मिलता है। आपको यहां पे एक स्कल मिला है जो एक फीमेल का स्कल है, और इससे पता चलता है कि नर्मदा वैली सिस्टम में ह्यूमन के एविडेंस हैं, तो जिसको आप नर्मदा मैन कहते हैं। वो कौन सी जगह है एमपी में जहां पे आपको नर्मदा मैन मिलते हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। यहीं पे एक और चीज मिली है, प्लीज याद रखिएगा, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। बिग एलिफेंट, जिसको आप लोग मैमथ कहते थे, जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते, जिसको स्टेगोडॉन कहते हैं, ये भी उसी जगह मिला है जहां पे नर्मदा मैन सिविलाइजेशन मिली, ठीक है। तो ऐसा आंसर आप लोग बहुत बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। एरन सागर में है, कायथा आपको पता ही है, उज्जैन में है, हम बात करते आ रहे हैं। भीमबेटका आपका खजुराहो साइड है, सॉरी भीमबेटका आपके रायसेन में है, और हथनौरा वो जगह है जहां पे आपको नर्मदा मैन की सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। आइए इसकी डिटेलिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में आपको एक नर्मदा वैली सिस्टम दिख रही होगी इस ग्रीन एरिया में। यदि मैं आपसे बात करूं कि अनूपपुर अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और जोहिला निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन जो जाके पटना के पास गंगा को मिल जाएगी, और जोहिला, ये 3 नदियां मिलती हैं आपको। जहां जो नर्मदा बहती है ये रिफ्ट वैली में बहती है, यहाँ पे कहीं भी सेडिमेंट्स कलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए ये डेल्टा नहीं एस्चुअरी बनाती है, और गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में जाके मिल जाती है और गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। तो अनूपपुर अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा इस तरह फ्लो करते हुए एक वैली सिस्टम में जाके अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लास्ट पॉइंट से एस्चुअरी क्रिएट करके अरेबियन सी से मिल जाती है, ठीक है। इस पूरे नर्मदा वैली सिविलाइजेशन में आपको कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे आपको प्री हिस्टोरिक एविडेंस मिले हैं। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये जो नर्मदा वैली सिस्टम है, इसके आसपास कहां कहां आपको सिविलाइजेशन या प्री हिस्टोरिक एविडेंस मिले हैं। एक बात कर लेते हैं हम भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका जो अब्दुल्लागंज तहसील रायसेन में है, यहाँ पे आपको पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की केव पेंटिंग्स मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ा एक रॉक शेल्टर केव पेंटिंग पूरी दुनिया में भीमबेटका माना जाता है, ठीक है। ये रायसेन अब्दुल्लागंज में है। बीएस वकांकर ने इसको 1857-58 में ढूंढा था, प्लीज याद रखिएगा। कायथा को भी उन्होंने ही ढूंढा था, चैल्कोलिथिक साइट हमने बात की थी, और वीएस वकांकर ने ही, विष्णु श्रीधर वकांकर ने ही 1857-58 में भीमबेटका को ढूंढा था। यहाँ पे 2021 में 40,000 साल पुराना एक फॉसिल मिला है एक एनिमल का, जो एक पानी का एक एनिमल है, डिकसोनिया, प्लीज याद रखिएगा। 2021 में
एक ऐसा फॉसिल मिला है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिल चुका है, डिकन्सोनिया, ये आपको भीमबेटका में भी मिलता है। तो प्लीज याद रखिएगा, भीमबेटका पैलियोलिथिक मेसोलिथिक केव पेंटिंग के लिए फेमस है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट अब्दुल्लागंज, ठीक है। वीएस वकांकर 1857-58 में इसको ढूंढते हैं। यहाँ पे आपको फॉसिल डिकन्सोनिया भी मिलता है, एक एनिमल है ये, ठीक है। और 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कमेंट करके मेरे को बताइए जल्द से जल्द, ठीक है। तो कितनी ऐसी साइट्स है मध्य प्रदेश में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? 2003 में मिला था आपके भीमबेटका को। चलिए और बात कर लेते हैं कुछ नर्मदा वैली सिविलाइजेशंस के साइट्स की। बुधनी सीहोर में आपको हथनौरा नाम की जगह मिलेगी, बुधनी सीहोर में हथनौरा नाम की जगह मिलेगी, जिसको डिस्कवर किया था अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया ने डिस्कवर किया था हथनौरा सीहोर बुधनी में। यहीं पे आपको नर्मदा मैन के एविडेंस मिलेंगे और आपको मेमथ का भी एविडेंस यहीं पे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नरसिंहपुर में भूतरा, ये भी एक प्रीहिस्टोरिक साइट है। आदमगढ़ जो नर्मदापुरम या होशंगाबाद में है, यहाँ पे भी मेसोलिथिक पीरियड के आपको एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक कब्र मिलती है, प्लीज याद रखिएगा, आदमगढ़ इसलिए फेमस है, यहाँ पे आपको एक कब्र मिलती है जिसमें एक इंसान के साथ एक डॉग की भी फॉसिल पाई गई है। मतलब इससे ये पता चलता है कि शायद से हम पेट या एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे, इसीलिए तो जब मेरे को गाड़ा गया या किसी को गाड़ा गया तो साथ में एक एनिमल भी उसके साथ गाड़ा गया था, ठीक है। तो आदमगढ़ वो साइट है जहां पे आपको इंडिया की अर्लीस्ट एनिमल हस्बेंड्री साइट के बारे में पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि वहां पे पेट था और वो कौन सा एनिमल था? डॉग था। प्लीज याद रखिएगा, आदमगढ़ नर्मदापुरम एक मेसोलिथिक पीरियड है, एक प्री हिस्टोरिक साइट है जहां पे आपको एनिमल हस्बेंड्री और डॉग के एविडेंस मिलते हैं। इस पूरी मैप को अच्छी तरह एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये वो हिस्टोरिक साइट्स है नर्मदा वैली सिविलाइजेशन की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका हो गई, हथनौरा हो गई, आदमगढ़ हो गई, भूतरा नरसिंहपुर हो गई, ये कुछ जगहों को प्लीज याद रखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी मध्य प्रदेश की जगह है जहां पे नर्मदा मैन या आपको मैमोथ मिलता है? तो वो हथनौरा में मिलता है, जिसको किसने ढूंढा था? अरुण सोनकिया ने ढूंढा था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है आपको समझ आ चुका होगा, इसकी डिटेल्स भी समझ आ रही होंगी। आप यहाँ पे पॉज करके रिवीजन कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन पेपर में जैसे ही करेक्ट और इनकरेक्ट देखो, उसको एक बार गोला जरूर मार लेना, वरना आप गलत कर सकते हैं। कभी कभी हम जल्दीबाजी में या बहुत टेंशन में, ठीक है, सब जानते हुए भी इनकरेक्ट का करेक्ट, करेक्ट का इनकरेक्ट कर देते हैं। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। इसको अंडरलाइन या गोला मार के ये तय हो गया कि हमको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट है? आदमगढ़ और भीमबेटका पेंटिंग मेसोलिथिक पीरियड की हैं, ठीक है। अभी हम देख ही रहे थे आदमगढ़ और भीमबेटका, यदि आपको याद होगा, ठीक है। आदमगढ़ मेसोलिथिक पीरियड, भीमबेटका मेसोलिथिक पीरियड, तो ये एक सही डेटा है। आदमगढ़ और भीमबेटका एक मेसोलिथिक पीरियड की साइट है, ठीक है। दोनों के बारे में हम जान चुके हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या एविडेंस पाए गए। पचमढ़ी में 2 मेसोलिथिक पेंटिंग पाई गई हैं, जम्बू द्वीप और दरोदी द्वीप। पचमढ़ी हाउसेस 2 मेसोलिथिक पेंटिंग नेम्ड जम्बू द्वीप एंड दरोदी द्वीप। थर्ड स्टेटमेंट है, नावदा टोली बिलोंग टू मालवा कल्चर। मालवा कल्चर वो चैल्कोलिथिक साइट थी, यदि आपको याद होगा, जहां पे आपको कॉपर स्टोन एज के एविडेंसेस मिलते हैं। क्या वो मालवा कल्चर में थी नावदा टोली? ठीक है, खरगोन वाला एरिया, यदि आपको याद होगा। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको हमको देख के सही आंसर को टिक करना है। इसका सभी ऑप्शन सही है। मैंने अभी आपको हाल में ही बताया, आजमगढ़ भीमबेटका मेसोलिथिक पीरियड साइट है, ठीक है। पचमढ़ी में 2 मेसोलिथिक पेंटिंग्स मिली हैं, उस टाइम की पेंटिंग मिली है, जम्बू द्वीप याद कर लीजिएगा और दरोदी द्वीप। और नावदा टोली खरगोन वाली मालवा कल्चर से बिलोंग करती है। मैं आपको दिखा देता हूं, यदि आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये जो मालवा कल्चर है, चैल्कोलिथिक कल्चर है, यहाँ पे नावदा टोली महेश्वर खरगोन का देखने को मिलता है, जिसको ढूंढा था HD सांगलिया ने, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये मैप्स और ये पूरी की पूरी जो
वीडियो मैं बना रहा हूँ, या आपके बहुत अच्छा रिवीजन मॉड्यूल क्रिएट कर सकता है। मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इन मध्य प्रदेश डिड वी फाइंड प्री हिस्टोरिक केव्स। देखो हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है। हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट। इसमें प्री हिस्ट्री है, इसमें प्रोटो हिस्ट्री है, और इसमें हिस्टोरिक हिस्ट्री है। जब आपको हिस्ट्री या पास्ट के बारे में कोई लैंग्वेज ना मिले, लेकिन आपको एविडेंस मिले, आप एग्जीबिशन साइट्स देखें, आपको कुछ टूल्स मिल जाए, वो वाली हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री कहते हैं। यहां पे आपको टूल्स मिलते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये पूरा स्टोन एज है, ठीक है, जो नर्मदा सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलता है। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहां पे आपको लैंग्वेज तो मिली, लेकिन आप उसको डेसिफर नहीं कर पाए। लैंग्वेज तो है प्रोटो हिस्ट्री में, लेकिन आप उसको पढ़ना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यदि किसी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और ग्रामर आपको नहीं पता हो, चाइनीज की स्क्रिप्ट नहीं पता, एबीसीडी काका काका, तो कहां से पढ़ पाओगे? ग्रामर नहीं पता, कहां से पढ़ पाओगे? तो प्रोटो हिस्ट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नर्मदा पुरानी है, उसके बाद आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी। यहां पे आपको लैंग्वेज मिल जाती है प्रोटो हिस्ट्री में, लेकिन आप डेसिफर नहीं कर पाए। हिस्टोरिक हिस्ट्री वो हिस्ट्री का पार्ट है जहां पे आपको रिटन एविडेंस मिल जाते हैं। अब यहां पे आप मॉडर्निटी के हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 1947 आजादी के बाद पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है प्री हिस्ट्री का, मतलब ये क्वेश्चन बोलता है प्री हिस्टोरिक केव मतलब स्टोन एज के केव्स की बात करता है। वेयर इन मध्य प्रदेश डिड वी फाइंड प्री हिस्टोरिक केव? सोनगिरी, भीमबेटका, उदयगिरी, बाग केव, बाग केव्स, ठीक है, ये बाग नहीं है, प्लीज याद रखिएगा, बाग केव्स है, ठीक है, जो बागनी रिवर्स के पास पाए गए बाग केव्स। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, हालांकि 90% ये ट्रिक काम आती है, ठीक है, लेकिन ऐसा मत कर दीजिएगा कि आयुष सर ने बोला है तो भैया यही सही होगा, ठीक है, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, 90% ये फेल नहीं होगी, ये काम कर जाएगी। जब भी आपको गिरी दिखे, GIRE गिरी, तो वो कोई जैन साइट ही होगी। देयर आर मोस्ट प्रोबेबल चांस कि गिरी जैन पिलग्रिमेज या जैन साइट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे यदि हम इस चीज को लगाएं तो सोनगिरी आप सभी को पता है एक जैन का तीर्थ स्थल है, तो प्री हिस्टोरिक एज के बारे में मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मिलेगा। उदयगिरी में भी केव्स मिले हैं, बाग में भी केव्स मिले हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि इसका आंसर भीमबेटका होना चाहिए, क्योंकि भीमबेटका में आपको प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स मिली है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये वो कुछ पॉइंट्स है जो मैप में मैं दिखा रहा हूं आपको। सोनगिरी दतिया में है, ये जैन पिलग्रिमेज है। गिरी हर जगह नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम कर देगा ये, ठीक है। सोनागिरी दतिया में है, एक जैन का तीर्थ स्थल है। उदयगिरी गुप्ता पीरियड के आपको यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। उदयगिरी केव्स, वैष्णवाइट, विष्णु भगवान के आपको एविडेंस मिलते हैं, फोक स्टोरीज मिलती हैं, आपको यहाँ पे आइडल्स मिलते हैं। तो गुप्ता पीरियड की एक साइट है उदयगिरी विदिशा। भीमबेटका रायसेन, यदि हम बात कर ही रहे थे उबदुल्लागंज के बारे में, एक ये प्री हिस्टोरिक साइट है। और बाग केव्स जो धार में है, उसको डिस्कवर किसने किया था? डेंजरफील्ड ने 1818 में। प्लीज याद रखिएगा, जो डेंजरफील्ड थे, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, 1818 में उन्होंने क्या ढूंढा? बाग केव्स, जो धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्लियर है भीमबेटका। सोनगिरी तो एक जैन पिलग्रिमेज है, उदयगिरी एक गुप्ता पीरियड साइट है, बाग केव्स ये एक धार पे है, बागनी रिवर के पास। भीमबेटका इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भीमबेटका इज द राइट आंसर। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया था। मेरे को लगता है आप बाकी दो के नाम अभी तक कमेंट में लिख चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्ध के समय में छेदी जनपद कैपिटल वॉज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? मैं जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको छेदी की कैपिटल बताई थी। यहाँ कैपिटल की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है
रिवर सिस्टम के नाम की। यहाँ पे हम रिवर के बारे में भी जान जाएंगे, उनके एंशिएंट नेम्स के बारे में भी जान जाएंगे। तो बुद्ध के टाइम पे जो छेदी जनपद हुआ करता था, जो आगे जाके महाजनपद भी बनेगा, वो कौन सी रिवर में उसका कैपिटल सिचुएटेड था? नर्मदा रिवर में, बेत्रवती में, शक्तिमती में या चरमनवती में? अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मतलब मेरे को भी चलो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाते हैं, एमपीपीएससी नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा यार, ठीक है। तो नर्मदा या रेवा रिवर, ये तो छेदी, मतलब एमपी में छेदी तो बुंदेलखंड एरिया में, छेदी बुंदेलखंड एरिया में, तो नर्मदा वहां बहती ही नहीं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि नर्मदा तो शायद से इसका आंसर नहीं होगा। चंबल भी, चरमनवती या चंबल, ये भी नहीं होगा। तो दो आंसर तो आपके नेगेट हो गए। अब 50-50 में 50% चांस है कि आप इसका आंसर सही बताओगे या गलत बताओगे। तो थोड़ा एलिमिनेशन, थोड़ी ट्रिक्स बहुत कामदायी होती हैं। जब आप केबीसी देखते हो और 50-50 एलिमिनेशन हो जाता है, तो एक ही सही आंसर है, एक ही गलत आंसर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सही आंसर की बढ़ जाती है और आपके यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो प्लीज याद रखिएगा, इस तरह की कुछ ट्रिक्स को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। चलिए मैप के थ्रू हम कुछ रिवर सिस्टम को देख लेते हैं। यमुना नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब यहां कहीं गंगा बह रही है और गंगा को यमुना जाके अपने पानी ट्रिब्यूट कर देगी, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है केन, बेतवा और चंबल, ठीक है। केन जाके यमुना से मिल गई, बेतवा जाके यमुना से मिल गई, चरमनवती या चंबल भी जाके यमुना से मिल गई और यमुना जाके गंगा ड्रेनेज सिस्टम से मिल गई। तो ये जितनी भी नॉर्थ रिवर्स हैं, काली सिंध, सिंध, पार्वती, ये सब क्या हो जाएंगी? गंगा ड्रेनेज सिस्टम की रिवर हो जाएंगी। गंगा ड्रेनेज सिस्टम 3 सब डोमेन में बटा है, प्लीज याद रखिएगा। गंगा ड्रेनेज सिस्टम एक यमुना, एक टोन्स, एक सोन। सोन नदी निकलती है आपके अनूपपुर अमरकंटक में, जाके पटना के पास मिल जाती है दानापुर में गंगा के साथ। एक तो सोन और सोन की ट्रिब्यूटरी, एक आपकी टोन्स, बीहड़, सेलर, इसकी ट्रिब्यूटरी, और एक यमुना की ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चंबल, केन, बेतवा। ये सिस्टम है पूरा का पूरा गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ये एमपीपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। गंगा मेन ड्रेनेज है, यमुना सब डोमेन है उसकी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्मदा की, जो नर्मदा अनूपपुर अमरकंटक से निकल के सीधे अरेबियन सी में जाके बह जाती है। तो इस पूरे मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैप के थ्रू ही हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे सिविल पांडा में। और मेरी कोशिश यही है कि हम आपके पूरे रिवीजन मॉड्यूल को कंप्लीट करा सकें अपने सभी टीचर्स के साथ, ठीक है। तो केन का पुराना नाम है सुक्तिमती और कर्णवती, बेतवा का नाम है बेत्रवती, ठीक है। चंबल का नाम है चरमनवती और नर्मदा का नाम है, टॉलमी ने इसको नमादोस बोला है। रेवा, माँ रेवा के नाम से आप जानते हैं, इसको निबुद्ध भी कहते हैं। नर्मदा जबलपुर के पास बहुत बड़े बड़े संत लोग आए हैं और वहां संतों ने प्रबुद्धता प्राप्त की है, और इस प्रबुद्धता के कारण, प्रबुद्धता मिलने के कारण, इन संतों के कारण इस नदी को निबुद्ध भी बोला गया है, ठीक है। माइकाल सुता बोला जाता है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है, संकरी बोला जाता है और कर्क रिवर भी बोला जाता है। तो प्लीज याद रखिएगा, नर्मदा के बहुत सारे नाम है, लाइफलाइन ऑफ एमपी, रेवा, निबुद्ध, नामादोस, माइकाल सुता, संकरी, कर्क, ठीक है। और बहुत सारे नाम आपकी क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहां से यदि आपको बस इतना याद है, जो हम शुरू में अपने वीडियो स्टार्ट किए थे, वत्स यहां था, अवंती यहां था और छेदी यहां था। तो इसका आंसर केन, सुक्तिमती या कर्णावती होना चाहिए। तो ये आंसर है शक्तिमती, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, थोड़ा सा भी यदि आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो नर्मदा और चरमनवती तो वैसे ही कटे हुए थे, अब आप यहां फंस सकते थे केन या बेतवा में। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह बन जाएगा। मेरे को लगता है मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। प्लीज बताइएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें,
इसी चीजों के बारे में, नदियों के पुराने नाम, रिवर्स के एंशियंट नेम को मैच कर दो भैया, मैच कर दो। चरवनवती का नाम चंबल है, ठीक है। निबुद्ध अभी बताया, नर्मदा, ठीक है। तो यदि ए का 1 है तो ये तो कैंसिल हो गए, और सी का 4, सी का 4 मतलब आंसर तो यही होना चाहिए। यदि एलिमिनेट भी कर दिए, 2-3 चीज भी बनता है, तो आपका आंसर तो वैसे भी आ गया। एग्जाम निकालने से मतलब, एग्जाम निकालने का कोई नहीं पूछेगा कि लक्ष्मीकांत पढ़े थे कोई नहीं पूछता दोस्त, ठीक है। एग्जाम निकालना एक ट्रिक है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जितना ज्यादा एमसीक्यूज लगाओगे इस टाइम पे ना, उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। जो पढ़ाई करनी थी कर चुके हैं, 6 महीने पहले से तैयारी जो कर रहे हैं, 8 महीने से पहले कर रहे हैं, उनका एग्जाम निकलता है। जिनकी नींद ही अभी जगी है, उनका तो भगवान ही मालिक है दोस्त। लेकिन तब भी एमसीक्यू सीरीज बहुत फायदेमंद रहती है। बहुत सारी कोचिंग एमसीक्यू सीरीज चला रही है, आप सभी को देखिए। आप किसी एक कोचिंग की तरफ मत रहिए कि सिविल पांडा या XYZ, कोई भी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एमसीक्यू कोई भी कोचिंग का मिल जाए उसको जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, ये वही नाम है जो हम जानते थे, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। 2-3 भी बनते होंगे तो आप इसका आंसर निकाल लोगे। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ऐसी सीरीज हमारे टीचर्स और मैं लेते आऊंगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइएगा कि सिविल पांडा एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम कोचिंग है, और पूरे इंदौर में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिवली पढ़ा रही है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए हम एक और स्टेटमेंट पे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शुंग डायनेस्टी। आपको इस पूरे स्टेटमेंट से इनकरेक्ट आंसर को ढूंढना है, ठीक है। शुंग डायनेस्टी बिलोंग टू विदिशा। हाँ, मैंने आपको बताया था, जो श्रीदेवी या देवी थी, अशोक जिनसे शादी करते हैं जब वो गवर्नर हुआ करते थे अवंती के, वो कहीं ना कहीं शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। या जो आपकी शुंग डायनेस्टी थी, यदि मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट की थी, मौर्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक, और अशोक के बाद जो लास्ट किंग होता है, ठीक है, जिसका नाम है बृहद्रथ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एबल किंग नहीं थे, ठीक है। उनसे ज्यादा एबल उनके गवर्नर थे या मिलिट्री गवर्नर थे, जिनका नाम आप जानते होंगे, पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ये एक ब्राह्मण थे, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, जब ये आएंगे तो जो बुद्धिज्म है उसको कहीं ना कहीं टो डाउन करेंगे, और जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, ठीक है, उसको वापस रिवाइव करेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा, पुष्यमित्र शुंग जैसे शुंग डायनेस्टी लेके आते हैं, ठीक है, मगध को जीत लेते हैं, मगध के राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो विदिशा, जहां के वो रहने वाले थे, उसको कैपिटल बनाते हैं, और बहुत सारे स्तूपा को तोड़ा जाता है, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को मारा जाता है। अश्वमेघ यज्ञ जो वैदिक काल के यज्ञ थे, जो ब्राह्मणिकल कल्चर थे, 2-2 बार करवाए। यदि आपने मालविका अग्निमित्रम, कालिदास की एक किताब मालविका अग्निमित्रम पढ़ी है, या आप उसके बारे में जानते हैं, तो अग्निमित्र किनके बेटे थे? पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे। तो उस किताब में लिखा है कि कैसे यज्ञ करवाए गए थे पुष्यमित्र शुंग द्वारा, और किस तरह से उनकी डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बारे में कुछ जिक्र मिलता है। तो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो बृहद्रथ जो लास्ट राजा थे, उनको मार के पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। और शुंग डायनेस्टी शुरुआत में तो बुद्धिज्म कल्चर के बहुत अपोज रहता है, लेकिन जब अग्निमित्र आते हैं, ठीक है, अग्निमित्र आने के बाद हमने देखा है कि भरूच स्तूप और सांची स्तूप में उन्होंने स्तूप पे रिकंस्ट्रक्शन वर्क करवाए हैं, ठीक है। जो सांची स्तूप अशोक का देखते हैं आप लोग, वहां वो ब्रिक का बना हुआ था, उसको स्टोन से बनवाने का काम शुंग डायनेस्टी करती है। फिर गुप्ता डायनेस्टी आती है जो तोरण बनवाती है वहां पे। तो सांची में आपको एक कल्चर नहीं मिलता, आपको अशोक मौर्य कल्चर से लेके आपको गुप्ता पीरियड तक के कल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप याद रखिएगा। तो पुष्यमित्र शुंगा तो चलिए एक ब्राह्मण थे, एडवेंट ब्राह्मण थे, लेकिन अग्निमित्र में आपको देखने को मिलेगा। अग्निमित्र के बाद जो राजा थे, वो राजा थे भागभद्र। तो प्लीज याद रखिएगा, एक राजा पुष्यमित्र शुंगा, एक अग्निमित्रम या अग्निमित्र, और तीसरे भागभद्र। भागभद्र जब विदिशा के राजा थे, तो वहां पे इंडो ग्रीक किंग एंटिलसिदास, ठीक है, उनका एक दूत आता है जिसका नाम हेलियोडोरस है, और यही हेलियोडोरस
हमारे विदिशा के या शुंग डायनेस्टी के भागवत कल्चर या विष्णु कल्चर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हेलिडोरस आए थे जब शुंग डायनेस्टी में वो आए कोर्ट ऑफ भागभद्र में, तो उस समय चल रहा था भागवत कल्चर या उस समय ब्राह्मण कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे प्रभावित होके, ठीक है, हेलियोडोरस क्या करते हैं, भागवत कल्चर में पहले तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और विदिशा में ही एक खम्ब बाबा या एक गरुड़ा प्लेयर बनाते हैं। गरुड़ मतलब विष्णु जी की सवारी। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे यदि हम बात करते हैं, इतना यदि आपका रिवाइज हो चुका होगा तो अच्छी तरह एक बार वीडियो को वापस करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो विदिशा से बिलोंग करते हैं, हाँ भैया करते हैं। भागभद्र का कोर्ट में एम्बेसडर हेलियोडोरस आया था, जो इंडो ग्रीक किंग एंटियलसिदास के थ्रू यहाँ पे आए थे। इन्होंने ही गरुड़ा पिलर बनाया है विदिशा में। एकदम सही, पहला सही, दूसरा सही। एंटिलसिदास के किंगडम का कैपिटल तक्षशिला था। प्लीज याद रखिएगा, इंडो ग्रीक किंग एंटिलसिदास का कैपिटल क्या था, तक्षशिला। ठीक है, आगे बात करते हैं। गरुड़ पिलर बिलोंग टू लॉर्ड शिव, जय महाकाल, यही गलती हो जाती है। ठीक है, विष्णु भगवान से बिलोंग करता है गरुड़ा पिलर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट गलत लग रहा है। प्रेजेंटली नोन एज खम्ब बाबा, ये तो सही है। तो गरुड़ पिलर एक वैष्णवाइट कल्चर दिखाता है, विष्णु भगवान का कल्चर दिखाता है। लॉर्ड शिवा यहाँ पे गलत है, तो सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, हालांकि इसको खम्ब बाबा बुलाया जाता है। चौथा पॉइंट, भरूच स्तूप वॉज रीबिल्ट ड्यूरिंग शुंगा पीरियड। एकदम सही बात है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि शुंग पीरियड में, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे तो नहीं, लेकिन जो लेटर शुंगा रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। ठीक है, तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। शुंग डायनेस्टी विदिशा से थे, भागभद्र वाला सही है, और भरूच स्तूप जो कहाँ पे है, सतना में है। सतना में भरूच स्तूप है, उसका रिबिल्ट जो अशोकन स्तूप था उसको रिबिल्ड करवाया गया। यहाँ पे लॉर्ड शिवा गलत है, यहाँ पे विष्णु होना चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाता है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना था। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जो पार्ट 1 था हिस्ट्री का, यहीं तक। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिएगा। ये होता है लाइक, ये होता है शेयर, ये होता है कमेंट, और एक होता है घंटी, इसकी सब्सक्राइब की। तुरंत कर दीजिए, महाकाल की कसम है आप।